Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 13th December 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about accession of Kashmir to India. And this topic is important from our syllabus GS paper 1 post-independence history point of view. तो लेट अस सी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि कैसे कश्मीर इंडिया का हिस्सा बना। तो देखिए, आप सबको पता होगा कि जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में लाया गया तो उस एक्ट के हिसाब से इंडिया को तो एक डोमिनियन स्टेटस दे दिया गया। इंडिया और पाकिस्तान बेसिकली दो अलग अलग रीजन्स को डोमिनियन स्टेटस दे दिया गया, लेकिन जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे दे वेर अलाउड आइदर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। तो मतलब उनको एक और ऑप्शन भी था कि वो चाहे तो आज़ाद रह सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर विच वॉज अ प्रिंसली स्टेट अंडर रूल ऑफ राजा हरी सिंह, इट डिसाइडेड नाइदर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान एंड रिमेन इंडिपेंडेंट। तो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर ऑन द टाइम और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 15 अगस्त 1947 के टाइम में जम्मू एंड कश्मीर वॉज एन इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट। लेकिन जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट ज़्यादा समय तक रह नहीं पाया। अक्टूबर 1947 में, यानी कि यहाँ अगस्त में हमें आज़ादी मिली और 2 महीने बाद ही अक्टूबर 1947 में ही पाकिस्तानी आर्मी अटैक्ड जम्मू एंड कश्मीर। दो दे डिड नॉट डायरेक्टली अटैक्ड एज पाकिस्तानी आर्मी, दे अटैक्ड कैमोफ्लेज्ड एज ट्राइबल्स। मतलब वो दिखाना चाह रहे थे पाकिस्तानी आर्मी की यहाँ पे ट्राइबल्स का रिवोल्ट हुआ है। सो दे अंडर द गार्ब ऑफ ट्राइबल ड्रेसेस एंड ऑल दे अटैक्ड कश्मीर। और इस कारण से राजा हरी सिंह जो है ही पैनिक्ड और ही केम अंडर प्रेशर। एंड देन जब तक पाकिस्तानी आर्मी ने लगभग अटैक करके 1/3 एरिया ऑफ कश्मीर अक्वायर कर लिया था, यहाँ तक जो यहाँ ग्रीन कलर से दिखाया है। लेकिन राजा हरी सिंह फ्लेड टू दिल्ली एंड देयर ही साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विथ इंडिया। तो दिल्ली आकर के उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया भारत के साथ, और इसके साथ ही कश्मीर का इंडिया के रिमेनिंग इंडिया के साथ मर्जर हो गया। एंड दिस इज हाउ कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो जैसे ही ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया राजा हरी सिंह ने, इंडियन फोर्सेस वेयर आस्क्ड टू मार्च टू जम्मू एंड कश्मीर। और फिर इंडियन फोर्सेस ने जाकर के यहाँ पाकिस्तानी आर्मी को यहाँ पे हॉल्ट किया, रोका। और उसके बाद यहाँ पे सीज फायर डिक्लेयर कर दिया गया। इंडियन फोर्सेस डिड नॉट अलाउ पाकिस्तानी आर्मी टू मूव फर्दर। और फिर इंडिया ने 1 जनवरी 1948 को इस मामले को लेकर के गए यूनाइटेड नेशंस के अंदर। 15 जनवरी को पाकिस्तान ने काउंटर केस कर दिया इंडिया के ऊपर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्लेमिंग कि द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड बिटवीन राजा हरी सिंह एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ इलीगल। तो 1 जनवरी को हमने पाकिस्तान के इस एरिया पे कंट्रोल के ऊपर हमने इलीगल तरीके से कंट्रोल के ऊपर हमने केस किया कि पाकिस्तान ने ये एरिया इलीगल तरीके से एक्वायर कर लिया है कश्मीर का। एंड कश्मीर हैज साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विथ इंडिया, सो कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया। सो दिस ऑक्यूपेशन, this part or territory which has been occupied by Pakistan is basically illegal occupation. पाकिस्तान ने काउंटर केस कर दिया 15 अगस्त को, 15 जनवरी को, क्लेमिंग कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है दिस इट इटसेल्फ इज इलीगल। और फिर अप्रैल 1948 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रिजोल्यूशन पास किया विथ रिस्पेक्ट टू कश्मीर, जो है रिजोल्यूशन नंबर 47। और इसमें कहा गया कि देयर विल बी अ प्लेबिसाइट कंडक्टेड इन कश्मीर। बेसिकली प्लेबिसाइट मीन्स वेयर द पीपल ऑफ कश्मीर विल बी अलाउड टू वोट एंड डिसाइड अबाउट देयर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, को वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। और प्लेबिसाइट वॉज टू बी कंडक्टेड। लेकिन प्लेबिसाइट के लिए कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल द पाकिस्तानी आर्मी विल हैव टू पुल आउट ऑफ दिस रीजन, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन। ये प्लेबिसाइट की कंडीशन थी। बट पाकिस्तानी आर्मी नेवर पुल्ड आउट ऑफ दैट पीओके रीजन। उनको पता था कि अगर यहाँ से पुल आउट कर लेंगे तो ये एरिया भी उनके हाथ से निकल जाएगा और प्लेबिसाइट के बाद पूरा का पूरा कश्मीर पूरी तरह से इंडिया का हिस्सा हो जाएगा। सो दे नेवर पुल्ड आउट ऑफ पीओके एंड दैट इज़ हाउ प्लेबिसाइट वॉज नेवर कंडक्टेड एंड दैट इज़ हाउ दिस सिचुएशन इज मेंटेन्ड टिल डे। ये सीज फायर लाइन को
लाइन ऑफ कंट्रोल डिक्लेयर कर दिया गया LOC आफ्टर शिमला अग्रीमेंट इन 1972, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट दिस रीजन इज स्टिल अंडर कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। और डिटेल्स में अगर बात की जाए, थोड़ा सा इस आर्टिकल में और थोड़ा इन डेप्थ चर्चा की गई है, तो ज़रा टाइमलाइन को देखिए। 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, सितंबर और अक्टूबर 2 महीने में ही पाकिस्तानी आर्मी ने ट्राइबल्स के फॉर्म में अटैक कर दिया, और अक्टूबर में ये अटैक होने के बाद आगे की कहानी तो आप जानती हैं। लेकिन ये अगस्त और अक्टूबर के बीच में जो सितंबर महीना है, वहाँ पे कई सारे डेवलपमेंट्स हुए थे 1947 में, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। सितंबर महीने में ही राजा हरि सिंह को ये बात समझ आ गई थी कि वो कश्मीर एरिया में, कश्मीर टेरिटरी पे ज़्यादा लंबे समय तक रूल नहीं कर पाएंगे। ही अंडरस्टूड दिस फैक्ट। क्यों, क्या चल रहा था? तो एक तरफ से पाकिस्तान का दबाव था कश्मीर के ऊपर। पाकिस्तान ने क्या किया था, यहाँ के लोकल लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए उकसा रहा था, क्योंकि कश्मीर के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, आज भी है। तो पाकिस्तान इन मुस्लिम पॉपुलेशंस को आप समझिए इंसाइट कर रहा था, एजिटेट कर रहा था अगेंस्ट राजा हरि सिंह कि आप इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करो, क्योंकि राजा हरि सिंह वाज ए हिंदू रूलर एंड पाकिस्तान वाज प्लेइंग दैट रिलीजन कार्ड एंड इंसाइटिंग अनरेस्ट इन कश्मीर रीजन। ये प्रॉब्लम थी। पाकिस्तान ने इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा दिए थे कश्मीर के ऊपर, क्योंकि उस टाइम तक तो कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह बिहेव कर रहा था ना, एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह बिहेव कर रहा था। पाकिस्तान हैड पुट इकोनॉमिक सैंक्शंस ओवर कश्मीर। लोकल एजिटेशंस वेयर गोइंग ऑन इन कश्मीर, पाकिस्तान का सपोर्ट भी था, और यहाँ पे लोकल एजिटेशंस वेयर बीइंग कैरिड अंडर लीडरशिप ऑफ शेख अब्दुल्ला। ये वही है शेख अब्दुल्ला हैं जिनके फैमिली मेम्बर्स बाद में फारूक और उमर अब्दुल्ला, राइट। तो ये अब्दुल्ला फैमिली वही है जो आज तक ये लीनियज चल रही है। तो शेख अब्दुल्ला उस टाइम में यहाँ के पॉपुलर लीडर थे, जो बेसिकली मुस्लिम पॉपुलेशन के पॉपुलर लीडर थे शेख अब्दुल्ला। ही वांटेड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इन कश्मीर। ही वांटेड बेसिकली राजा हरि सिंह टू गिव अप हिज मोनार्कियल पावर। तो राजा हरि सिंह कई तरीके से, कई डायरेक्शन से दबाव में थे, और इसलिए सितंबर 1947 में ही, यानी कि भारत की आज़ादी के 1 महीने बाद और पाकिस्तान के इन्वेजन से 1 महीने पहले, सितंबर 1947 में ही राजा हरि सिंह ने इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया टू मर्ज कश्मीर विथ इंडिया, बट विथ सम कंडीशंस लाइक कश्मीर शुड बी गिवन स्पेशल स्टेटस एंड ऑल। तो as I said, Raja Hari Singh realized that it would be impossible for Kashmir to stay independent state because of the tactics played by Pakistan, and that is why he expressed his willingness to join India. क्योंकि उनको पता था कि अगर पाकिस्तान में गए तो फिर उनकी राजशाही तो चली जाएगी, राइट, बिकॉज पाकिस्तान इज एनी वे प्लेइंग दैट रिलीजन कार्ड। So that is September 1947, 1 month before invasion. As I said, Maharaja Hari Singh decided to talk regarding accession, and that is how he sent a message to our Prime Minister Jawaharlal Nehru. लेकिन जवाहरलाल नेहरू के कुछ क्लोज रिलेशंस थे, आप समझ सकते हैं, शेख अब्दुल्ला के साथ। तो ही वॉज ए गुड फ्रेंड ऑफ शेख अब्दुल्ला। आप इस केस में भी देख सकते हैं यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला सिटिंग टुगेदर। तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने महाराजा हरि सिंह के इस रिक्वेस्ट पे कि वो इंडिया के साथ मर्जर करना चाहते हैं सितंबर 1947 में, उस पे उन्होंने एक एक्स्ट्रा क्लॉज ऐड कर दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर का मर्जर इंडिया के साथ तभी होगा जब कश्मीर के अंदर कुछ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, और शेख अब्दुल्ला जो वहाँ के पॉपुलर लीडर हैं कश्मीर के, उनको कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम में उनके लिए कोई स्पेस बनाई जाए। लेकिन राजा हरि सिंह वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट द अब्दुल्ला एंड शेख अब्दुल्ला एंड हिज डिमांड। राजा हरि सिंह नेवर वांटेड शेख अब्दुल्ला टू बी पार्ट ऑफ हिज गवर्नमेंट। थी यहाँ पे मोनार्की ही, लेकिन उसके भी अंदर थोड़ा बहुत तो प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल सिस्टम तो ला ही दिया गया था। राजा हरि सिंह नेवर वांटेड शेख अब्दुल्ला टू बी पार्ट ऑफ हिज गवर्नमेंट। लेकिन नेहरू जी ने इंसिस्ट किया कि अगर कश्मीर को भारत के साथ विलय करना है, मर्जर करना है, तो शेख अब्दुल्ला हु इज़ पॉपुलर लीडर in Kashmir region and basically supported by many Muslim population should be made or given some position in the state government of Kashmir। और यहाँ जाकर के फिर
महाराजा हरि सिंह ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जवाहरलाल नेहरू जी के, और इस तरीके से मर्जर नहीं हो पाया। आगे क्या हुआ तो आप जानते ही हैं। अक्टूबर में फिर पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक किया। उस दबाव में महाराजा हरि सिंह दिल्ली आए, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, फिर भारत की सेना गई, और बाकी तो कहानी मैंने आपको बताई ही है। अब एक करंट आर्टिकल क्यों आया है? ये जो इंडियन एक्सप्रेस का करंट आर्टिकल है, ये कहता है कि नेहरू जी को क्रिटिसाइज करना फॉर नॉट एक्सेप्टिंग राजा हरि सिंह ऑफर इन सितंबर 1947 इज़ नॉट वेरी मच जस्टिफाइबल। बहुत सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं नेहरू जी के इस फैसले को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि नेहरू जी अगर सितंबर महीने में ही मान जाते और कश्मीर का विलय करा लेते इंडिया के साथ, तो ये पाकिस्तान को अटैक करने की नौबत नहीं आती, पाकिस्तान को अटैक करने का मौका ही नहीं मिलता, और ये पीओके वाला एरिया जो आज तक पाकिस्तान के कंट्रोल में है, ये कभी पाकिस्तान के पास नहीं जाता। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ कंसिडर्ड एज ब्लंडर बाय जवाहरलाल नेहरू। उनके तो कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की अच्छी दोस्ती थी शेख अब्दुल्ला के साथ, और जवाहरलाल नेहरू ने भारत का जो इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट, उसको डीप्रायोरिटाइज कर दिया in front of his friendship with Sheikh Abdullah. He was so hell bent on ensuring कि Sheikh Abdullah be given some position in the state government of Kashmir कि उन्होंने उस चक्कर में भारत की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि ये जो क्रिटिसिज्म है जवाहरलाल नेहरू जी का, इट इज़ नॉट एंटायरली जेन्युइन। लिंकिंग कश्मीर एक्सेशन विथ इंडिया टू शेख अब्दुल्लाज रिप्रेजेंटेशन इज़ कंसिडर्ड एज ब्लंडर बाय नेहरू बाय मैनी, राइट। बहुत लोगों का मानना है कि आपको क्या ज़रूरत थी ये कंडीशन लगाने की शेख राजा हरि सिंह के ऊपर कि शेख अब्दुल्ला को आप अपने सरकार में लेकर के आए। आप सितंबर महीने में अगर विलय करा लेते, मर्जर करा लेते, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। लेकिन इस आर्टिकल में समझाया गया कि आखिर वाई नेहरू जी इंसिस्टेड ऑन ब्रिंगिंग शेख अब्दुल्ला इनटू एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, जवाहरलाल नेहरू जो हैं, ही वॉज क्वाइट ए विजनरी लीडर, तो ही वॉज एबल टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि कश्मीर के अंदर वही सिचुएशंस बन रहे हैं, वही कंडीशन बन रहा है जो हैदराबाद के अंदर कंडीशन बन रहा है। जैसे कश्मीर के रूलर हैं हिंदू, लेकिन ज़्यादातर पॉपुलेशन मुसलमान है, और पाकिस्तान जो है वहाँ पे पॉपुलर अनरेस्ट करवाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे हालात में अगर जिन लोगों को पॉपुलर सपोर्ट वहाँ मिला हुआ है, अब्दुल्ला को, शेख अब्दुल्ला को, उनको भी अगर सरकार में ले आया गया राजा हरि सिंह के साथ, तो फिर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कश्मीर में कमज़ोर हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर राजा हरि सिंह एक तरफ और राजा हरि सिंह के साथ हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन भी करते हैं, तब भी शेख अब्दुल्ला परिवार वहाँ पे, और शेख अब्दुल्ला इज़ वेरी पॉपुलर लीडर और पाकिस्तान का सपोर्ट तो है ही है। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बावजूद भी कश्मीर का पूरी तरह से मर्जर करा पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और जो हैदराबाद में कंडीशंस बन रहे थे, कश्मीर जैसे ही थे। कश्मीर में हिंदू लीडर, मुस्लिम पॉपुलेशन, हैदराबाद में उल्टा, मुसलमान जो रूलर, निजाम्स और हिंदू पॉपुलेशन। तो अब इंडिया वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू मर्ज हैदराबाद विथ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया, और उसमें हम यही आर्गुमेंट देने वाले थे कि लोगों की जो सहमति है, मेजॉरिटी वहाँ पे चाहती है कि वो भारत का हिस्सा बने। तो कश्मीर के अंदर भी तो ये लेजिटिमेसी हमें चाहिए थी ना, हमें ये दिखाना था ना कि लोग चाहते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा बने। तो लोगों के जो नेता थे शेख अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू चाह रहे थे कि शेख अब्दुल्ला को राजा हरि सिंह के कैबिनेट में शामिल करा दिया जाए, और उसके बाद कश्मीर का अगर मर्जर कराया जाए तो दैट वुड बी अ कंसोलिडेशन, अ राइट वे ऑफ मर्जर ऑफ कश्मीर। तो हैदराबाद को मर्जर कराने के टाइम साथ ही साथ कश्मीर के अंदर भी कोई प्रोटेस्ट ना, अदरवाइज बेसिकली हैदराबाद में हमारी पॉलिसी उल्टी हो जाती। वहाँ हैदराबाद में हम कह रहे हैं कि लोगों के हिसाब से हम मर्जर कराएंगे, और कश्मीर में किंग के ओपिनियन के हिसाब से हम मर्जर करा लेते। सो देयर कुड हैव बीन टू डिफरेंट पॉलिसीज फॉर टू डिफरेंट मर्जर्स, बट जवाहरलाल नेहरू ट्राइड टू फाइंड अ लिंक कि बोथ केसेज में हम लोगों का ओपिनियन को ऊपर दिखा करके मर्जर कराते हैं। नेहरू हैड एंटिसिपेटेड कि अगर हम लोग बिना शेख अब्दुल्ला के पॉपुलर सपोर्ट के अगर मर्जर कराते हैं तो देयर विल बी आर्म्ड इंटरवेंशन फ्रॉम पाकिस्तान साइड। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इंडिया ने आर्म्ड इंटरवेंशन किया हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो में 1948 में, और हैदराबाद को इंडिया का हिस्सा बना दिया। तो इस कारण से सरदार पटेल को जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बाकायदे लेटर लिखा था, जहाँ पे उन्होंने समझाया था कि आई अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तान स्ट्रैटेजी इज़ टू इन्फिल्ट्रेट इनटू कश्मीर
now and to take some major actions as soon as Kashmir is more or less isolated because of coming winter। तो सर्दियाँ आ रही हैं सितंबर अक्टूबर, और पाकिस्तान कश्मीर पे वैसे भी अटैक कर देगा। एंड आई डाउट इफ़ महाराजा एंड द स्टेट फोर्सेस कैन मीट द सिचुएशन। कश्मीर के पास खुद इतनी ताकत है नहीं कि वो पाकिस्तान को रोक सके। ऐसे हालात में अच्छा ये रहे कि महाराजा हरि सिंह को वहाँ का जो लोकल सपोर्ट है, पॉपुलर सपोर्ट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शेख अब्दुल्ला के अंडर वो सपोर्ट मिल जाए, तो फिर इंडिया आराम से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके और कश्मीर को प्रोटेक्ट कर सकता है। इससे इंडिया दोनों तरफ से सेफ हो जाएगा। शेख अब्दुल्ला की एंट्री से इन द कैबिनेट ऑफ राजा हरि सिंह इंडिया कैन शो कि पॉपुलर जो लोग हैं, उन पॉपुलर ओपिनियन है, वो भी इंडिया का एक्सेशन, कश्मीर का एक्सेशन विथ इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, और किंग तो सपोर्ट कर ही रहा है। सो दिस इज़ हाउ नेहरू हैड रिटन टू सरदार पटेल कि ये एक्सेशन कराना तो है, बट एट द सेम टाइम देयर शुड बी सम लेजिटिमेसी, और उसके लिए शेख अब्दुल्ला शुड बी मेड पार्ट ऑफ द कैबिनेट, अदरवाइज पाकिस्तान विल टेक सम आर्म्ड इन्फिल्ट्रेशन और आर्म्ड इंटरवेंशन इन कश्मीर। तो कंक्लूजन इस पूरे आर्टिकल में यही है कि रादर देन कॉलिंग Nehruvian decision not to allow accession of Kashmir in September 1947 as blunder, Jawaharlal Nehru's insistence on accession Jawaharlal Nehru's insistence of linking accession with installation of Sheikh Abdullah in government of Jammu and Kashmir should be seen as testimony to his foresight and statesmanship। समझना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू जी ने एक मेजर वॉर को अवॉइड करा दिया, अदरवाइज इंडिया को चारों तरफ से क्रिटिसिज्म मिलती इंटरनेशनल लेवल पे। ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है कि हम हैदराबाद में अलग पॉलिसी अपना रहे हैं, कश्मीर में अलग पॉलिसी अपना रहे हैं, तो इंडिया का भी इमेज स्टार्टिंग से ही एक एक्सपेंशनिस्ट कंट्री की तरह, जैसे चाइना का इमेज है, वैसा बन जाता। तो इंडिया ने काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच लिया। हैदराबाद में पॉपुलर सपोर्ट के बेसिस पे हमने उसको एक्सेशन कराया, कश्मीर में राजा हरि सिंह के साइन करने पे हमने एक्सेशन कराया, बट वी टुक द मैटर टू यूनाइटेड नेशंस। स्टिल डे वी आर रेडी टू गो फॉर प्लेबिसाइट एज पर रिजोल्यूशन नंबर 1। अब तो नहीं है वो, बेसिकली आफ्टर Simla agreement we have decided that all internal or matters between India and Pakistan will be resolved on bilateral issues, but in the early phase India was ready to go for plebiscite under resolution number 47 of United Nations Security Council। तो इस तरीके से India has been able to maintain its image as a country which respects right to representation of the people, democracy and international conventions। The next article is about protest in Bangladesh and this topic is important from our syllabus GS paper to international relations point of view। देखिए, अभी इस आर्टिकल की मदद से इंटरनेशनल रिलेशंस का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। दुनिया के जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, यहाँ के फॉरेन पॉलिसी में एक आप कॉमन थ्रेड देखेंगे। वहाँ के लोगों को स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट या फॉरेन पॉलिसी मेकिंग के बारे में कोई ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, और इसी कारण से फॉरेन पॉलिसी इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट एजेंडा इन द इलेक्शन टाइम। आपको पता है इलेक्शन के टाइम में आप देखते हैं लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में इंटरेस्टेड होकर के चर्चा करते हैं, बट ड्यूरिंग इलेक्शंस वी नेवर टॉक अबाउट फॉरेन पॉलिसीज़ कि किस तरह की फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, बिकॉज जनरल अवेयरनेस है नहीं। और भारत जैसा ही बाकी सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में हालत है। पीपल डू नॉट टॉक अबाउट फॉरेन पॉलिसी मेकिंग एंड फॉरेन पॉलिसी अप्रोचेज ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ वाइल वोटिंग, और इसका फ़ायदा उठाती है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो बेसिकली लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में फॉरेन पॉलिसी मेकिंग को लेकर के, और पॉलिटिकल पार्टी जिसका फ़ायदा उठाती हैं वो लोगों का ओपिनियन अपने हिसाब से ऐसे डाइवर्ट करती हैं ताकि उनको ज़्यादा फ़ायदा मिले। और इससे होता क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी दिखती है। एक पॉलिटिकल पार्टी है वो एक डायरेक्शन में लोगों को मोबिलाइज कर रही है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है वो दूसरे डायरेक्शन में मोबिलाइज कर रही है। तो जैसे ही सरकार बदलती है शार्प चेंजेस दिख जाते हैं फॉरेन पॉलिसी में भी, लेकिन ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं होता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में कैसा होता है कि जनरल अवेयरनेस है लोगों की फॉरेन पॉलिसी में, और इस कारण से फॉरेन पॉलिसी बेसिकली होता क्या है, नेशनल इंटरेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, चूँकि लोग अवेयर हैं कि उनके देश के लिए क्या सही है क्या नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए वो बहुत ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी में बदलाव नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोग ज़्यादा अवेयर है ही नहीं, इसलिए अलग अलग
पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आती है तो अपने हिसाब से फॉरेन पॉलिसी बदलती है जिससे उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। फॉर एग्जांपल अभी बात करते हैं, अभी पाकिस्तान की बात अलग है। पाकिस्तान और इंडिया में फॉरेन पॉलिसी फॉर ईच अदर इज़ वेरी कॉमन। पाकिस्तान के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ वो इंडिया के साथ अच्छे संबंध बनने पर दबाव कभी नहीं देते हैं, और सेम फॉर इंडिया, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि दोनों ही देश के लोगों के मन में इतना ज़्यादा हेट्रेडनेस है एक दूसरे के लिए कि अगर हम कोऑपरेशन, पीस या अग्रीमेंट की बात करेंगे तो पीपल विल वोट अस आउट। तो पाकिस्तान को तो लेकर के बात अलग है। लेकिन बात की जाए अगर नेपाल की, तो नेपाल के अंदर जो वहाँ की दो मेन पार्टी हैं, नेपाली कांग्रेस, इट इज़ प्रो इंडिया। तो वो दिखाता है कि इंडिया से हमें रिलेशंस रख के कितना फ़ायदा है। दूसरी जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, दे आर प्रो चाइना, तो वो दिखाने में रहते हैं कि इंडिया से रिलेशंस रखने से हमें कितना नुकसान है, इंडिया इज ए डोमिनेटिंग कंट्री। तो ये आपको साफ साफ दिख गया, चूँकि लोगों को बहुत ज़्यादा समझ नहीं है फॉरेन पॉलिसी की, तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडे के हिसाब से लोगों को मोबिलाइज करती हैं। तो जैसे ही नेपाली कांग्रेस पावर में आएगी, आप देखेंगे कि नेपाल जो है वो प्रो इंडिया पॉलिसी लेने लगता है, और जैसे ही अगर नेपाली कांग्रेस बाहर हो जाए पावर से और कम्युनिस्ट पार्टीज पावर में आ जाए, तो फिर आप देखेंगे कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ जाते हैं एंड प्रो चाइना पॉलिसीज़ ली जाती हैं नेपाल के अंदर। तो ये इनकन्सिस्टेंसी सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ में हो सकता है, क्योंकि लोगों के पास ओरिजिनली ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं कि सच में क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा फॉरेन पॉलिसी में। सेम स्टोरी फॉर बांग्लादेश। वहाँ की जो अवामी लीग पार्टी है लेड बाय शेख हसीना, इट इज़ प्रो इंडिया, तो वो सेकुलरिज्म पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जबकि बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी अंडर खालिदा जिया, वो उनके इस्लामिक आइडेंटिटी, रेडिकलिज्म पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इंडिया को एंटी इस्लाम की तरह दिखाने में लगे रहते हैं, एंड दे आर एंटी इंडिया एंड प्रो चाइना। इन श्रीलंका यूएनपी इज़ प्रो इंडिया, मिथिला पाल सिरिसेना वाला, जबकि श्रीलंका पीपल्स फ्रंट, राजपक्षा ब्रदर वाला, इट इज़ कंसिडर टू बी मोर प्रो चाइना। मालदीव के अंदर भी सेम स्टोरी, मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी, मोहम्मद नासीद वाला, इट इज़ प्रो इंडिया, जबकि पीपीएम, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, अब्दुल्ला यामीन वाला, इट इज़ प्रो चाइना एंड एंटी इंडिया। तो ये सब हो सकता है उन्हीं देशों में जहाँ पे खुद की लोगों की अवेयरनेस फॉरेन पॉलिसी को लेकर के कमज़ोर है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से लोगों को चैनलाइज करते हैं ताकि उनका पॉलिटिकल एजेंडा पूरा हो। लेकिन यही अमेरिका में या यूके में नहीं हो सकता, क्योंकि लोग जो है अपनी इंटरेस्ट को समझते हैं कि क्या उनके लिए नेशनल इंटरेस्ट में ज़रूरी है, और फिर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उस नेशनल इंटरेस्ट से अलग फॉरेन पॉलिसी बनाए तो पीपल विल नॉट वोट फॉर दैट पॉलिटिकल पार्टी। अभी जब ये सिचुएशन हम समझ गए हैं, तो अब हमें करंट कॉन्टेक्स्ट देखना है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के अंदर लगभग महीने भर से स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और उनकी पार्टी अवामी लीग के खिलाफ। ये जो प्रोटेस्ट है, इट इज़ बीइंग बेसिकली कंडक्टेड बाय द सपोर्टर्स ऑफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी एंड इट्स लीडर खालिदा जिया। आप इस प्रोटेस्ट को बेसिकली एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मान सकते हैं। एंटी इनकम्बेंसी मीन्स वेयर पीपल इन जनरल गेट फ्रस्ट्रेटेड विद द करेंट गवर्नमेंट। देखिए, कोई भी मौजूदा सरकार रहेगी, उससे कुछ ना कुछ तो गलतियां होंगी ही, सब तो बढ़िया होगा नहीं, और लोग फिर मौजूदा सरकार से धीरे धीरे बोर हो जाते हैं, धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। तो इसी को कहा जाता है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, जो पॉलिटिक्स में अक्सर होता है। तो वहाँ पे अवामी लीग की सरकार है पिछले 3 टर्म से, और शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं पिछले 3 टर्म से। तो धीरे धीरे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर स्ट्रांग होता जा रहा है शेख हसीना के खिलाफ। उसी का फ़ायदा उठा रही है बीएनपी पार्टी और चैनलाइज कर रही है लोगों का फ्रस्ट्रेशन। इकोनॉमिक वीकनेसेस तो देखे ही जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर भी आफ्टर पैंडेमिक। तो धीरे धीरे उसका फ़ायदा उठा करके और खालिदा जिया की जो पार्टी है बीएनपी, वो अवामी लीग के खिलाफ प्रोटेस्ट करा रही है। 1 महीने से प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा हीट या स्टीम पिकअप कर रहा है। अब दिक्कत क्या है कि अगर ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रीचेस टू इट्स लॉजिकल कल्बिनेशन एंड नेक्स्ट टाइम इफ अवामी लीग इज वोटेड आउट ऑफ पावर and Sheikh Hasina is voted out of power, and if somehow Khalida Jia from BNP becomes prime minister, तो अभी जो बांग्लादेश के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं वो एकाएक से ख़राब हो सकते हैं। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम विथ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। उनके फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट लेते हैं, मेजर टर्न लेते हैं विथ चेंज इन द पॉलिटिकल पार्टी इनटू पावर। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आज बांग्लादेश के साथ हमारे काफ़ी अच्छे संबंध हैं, क्योंकि वहाँ पे अवामी लीग की सरकार है। अगर बीएनपी की सरकार आ गई तो सडनली वो रिलेशंस ख़राब भी हो सकते हैं, और फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम वगैरह बढ़ सकता है। इस
कॉन्सेप्ट पे यूपीएससी ने 2013 में ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द प्रोटेस्ट इन शाहबाग स्क्वायर इन ढाका, बेसिकली उस टाइम में भी इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ था, बीएनपी पार्टी के सपोर्टर्स ने शाहबाग स्क्वायर प्रोटेस्ट किया था। तो प्रोटेस्ट इन शाहबाग स्क्वायर इन ढाका इन बांग्लादेश रिवील अ फंडामेंटल स्प्लिट इन सोसाइटी बिटवीन नेशनलिस्ट एंड इस्लामिक फोर्सेज। तो बेसिकली अवामी लीग को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, जो शेख हसीना को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, दे आर नेशनलिस्ट, जबकि खालिदा जी और बीएनपी को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं दे आर इस्लामिक। और ये जो प्रोटेस्ट है, मेजर प्रोटेस्ट, इट रिफ्लेक्ट्स देयर इज ए मेजर स्प्लिट इन द सोसाइटी। इस पर यह सवाल पूछा था। फिर से इसी तरीके के प्रोटेस्ट चल रहे हैं बांग्लादेश में। मुझे लगता है फिर से मेंस में सवाल आ सकता है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रजनी कुमार पदमपति। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, आपको पता है जीएस पेपर 5 में पर्सनालिटी बेस्ड सवाल आते हैं। तो जिस भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के ऊपर आर्टिकल आएगा असम ट्रिब्यून में, हम उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो रजनी कुमार पदमपति इज अ वेल नोन एंथ्रोपोलॉजिस्ट फ्रॉम असम, राइटर, हिस्टोरियन एंड पायनियर इन द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन द असम। एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, ही वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ कामरूप अनुसंधान समिति दैट वॉज established in 1912 इन गुवाहाटी। कामरूप अनुसंधान समिति या आसाम रिसर्च सोसाइटी की बात करें तो इट इज़ ओल्डेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन इंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, क्रिएटेड इन 1912 एंड इट कंडक्ट्स रिसर्च इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड ऑल। ये कामरूप अनुसंधान समिति ने ही म्यूजियम मूवमेंट चलाया असम के अंदर फॉर कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंटिक्विटीज़ इन असम, which ultimately led to creation of Assam State Museum in 1940। उसके अलावा रजनी कुमार पदमपति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें, ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ हिस्ट्री सेशन ऑफ असम साहित्य सभा हेल्ड एट गोलाघाट इन 1930। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिटन बाय हिम लाइक बाहिनी, असम साहित्य सभा पत्रिका, etc। ही ऑल्सो ऑथर्ड सब इंपॉर्टेंट बुक। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक है पुरानी असमत एभुमुखी। इसमें उन्होंने क्या बोला, एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी दी है। बेसिकली ही वॉज एन हिस्टोरियन एज वेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इन्होंने इस बुक में उन्होंने कंट्रोवर्शियल थ्योरी दी है कि आर्यंस इंटर्ड इनटू इंडिया थ्रू नॉर्थ ईस्ट रीजन। वैसे इस थ्योरी को कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट है नहीं। दूसरा, उन्होंने 1925 में बुक लिखी है विच इज़ बेसिकली ऑन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसका नाम है ट्रीटाइज असर्टिंग करेक्ट साइट्स ऑफ प्लेसेज, रिवर्स एंड माउंटेन्स। ही हैज रिटन अ an essay on origins of animal where he has explained ki how the animal world has evolved from plant kingdom. Christ as Krishna in India. In this book he has tried to draw comparison between Lord Krishna and Jesus Christ. And he also played significant role in establishment of Ban Theatre and Osamiya Club at Tejpur. The next article is about Okavango Delta, and this topic is important from prelims exam point of view, especially from places in news segment. तो ओकावांगो रिवर, आप देखो अंगोला से स्टार्ट होती है ओकावांगो रिवर, एंड दिस ओकावांगो रिवर गोज एंड मूव्स इनटू बोट्सवाना एंड देयर इट एंड्स इन द फॉर्म ऑफ स्वैम्प। तो ये एक इनलैंड स्वैम्प है। अंगोला से स्टार्ट होता है, कालाहारी डेजर्ट्स में फ्लो होते हुए जा करके अल्टीमेटली ये इस तरीके का फैन बना करके डेजर्ट के अंदर फैन से स्ट्रक्चर बना करके ये ख़त्म हो जाता है। तो इट इज़ वन ऑफ द मेजर इंटीरियर डेल्टा सिस्टम। नॉर्मली डेल्टा कैसे होता है, ओशन माउथ पे होते हैं, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द मेजर इंटीरियर डेल्टा सिस्टम फाउंड इन अफ्रीका, बोट्सवाना कंट्री, एंड दिस डेल्टा comprises परमानेंट मार्शलैंड एंड सीजनली फ्लडेड प्लेन्स। ओक्वांगो डेल्टा इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देख ही रहे हैं आप, सदर्न अफ्रीका में है, और यहाँ पे जो ट्राइब के लोग रहते हैं उनका नाम है सैन। ओक्वांगो डेल्टा इज़ वेरी मच रिच इन बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे जो अफ्रीका के बिग 5 एनिमल्स माने जाते हैं, सवाना एलिफेंट्स, केप बुफेलो, राइनो, लायंस एंड लेपर्ड्स, वो सब यहाँ मिलते हैं। बिग 5 आर फाउंड हियर। उसके अलावा इट इज़ अ प्लेस टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिचनेस। करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों ओक्वांगो डेल्टा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑयल कंपनीज आर नाउ एंगेज इनटू एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम ओक्वांगो डेल्टा एज पर ए रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय ए जर्मन एनजीओ। इन ऑयल कंपनीज के ऑयल एक्सट्रैक्शन से अफ्रीका के लोकल लोगों को तो कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा एज पर दिस रिपोर्ट। ये दुनिया भर के एलिट्स को फ़ायदा होगा, लेकिन यहाँ का लोकल जो इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी है ओक्वांगो डेल्टा का, वो ज़रूर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। What could be the threats?
Oil spill could pollute the Okavango River and the Okavango Delta. Noise and infrastructure कंस्ट्रक्शन के कारण, टॉक्सिक केमिकल्स के कारण एनिमल्स को नुकसान हो सकता है। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑल दिस पीपल आर पार्ट ऑफ द कमिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ और सिलेक्शन ऑफ NHRC। विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैन बी डन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थिंग। मैंने आपको बताया था मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज और सॉन्ग्स बनाना ये संभव नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, बिकॉज मेनी टाइम दे टॉक थिंग्स दैट आर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो जैसे ही आप सेकंड स्टेटमेंट को बाहर करते हैं थ्रू एलिमिनेशन मेथड यू कम टू द कंक्लूजन 1, 3 and 4। That's all from our side for today. Thanks for watching.